फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन ट्रसेस यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स। आज का वीडियो आप बहुत पेशेंटली देखिएगा, सारे नोट्स लिखिएगा। एक बार आपने एक क्वेश्चन मेरे साथ पूरा सॉल्व कर लिया, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे फिर विद मेथड ऑफ जॉइंट्स। पहला क्वेश्चन सीखने से पहले हमें एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब तक हमें यह लॉजिक नहीं पता होगा हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप मेरे साथ पहले यह बेसिक कंसेप्ट सीखिए और फिर हम जाएंगे अपने पहले क्वेश्चन पे। एक बार कल का पहले जल्दी से पिछले एक वीडियो का रिवाइज करते हैं। अब यह है एक ट्रस स्ट्रक्चर। हमें पता है इसमें हर मेंबर एक दूसरे मेंबर से कनेक्टेड है बाय ए पिन जॉइंट। सारे मेंबर्स हैं पतले और लंबे, सो दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग टेंशन एंड कंप्रेशन, बट दे आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग बेंडिंग। इसलिए हमने सारे लोड्स अप्लाई किए हैं एट द पिन जॉइंट्स। अब जब हम लोड लगाएंगे तो यह स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हर मेंबर या तो आ जाएगा टेंशन में या आ जाएगा कंप्रेशन में। और हमारा एम है कि हम निकालें हर मेंबर में कितना डेवलप हुआ फोर्स, और साथ में यह भी निकालें कि वो फोर्स टेंसाइल है या कंप्रेसिव। उसके लिए पहले हमें दो कंसेप्ट आने चाहिए, एक कंसेप्ट ऑफ टेंशन और दूसरा कंसेप्ट ऑफ कंप्रेशन। तो आप यह भूल के इधर मत ध्यान दीजिए, पहले मेरे साथ ध्यान से समझिए व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ टेंशन एंड व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ कंप्रेशन, फिर हम इधर वापिस आएंगे। ध्यान से देखते, सबसे पहले हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ टेंशन। सपोज करिए एक पॉइंट है P, एक दूसरा पॉइंट है Q। एक पॉइंट P, एक दूसरा पॉइंट Q, और इन दोनों के बीच में है एक टेंशन मेंबर। यानी एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, और इन दोनों के बीच में एक टेंशन मेंबर है। तो हमें सीखना है कि इस टेंशन मेंबर की वजह से P और Q पे फोर्स कैसे लगेगा। फिर से सुनिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यह कंसेप्ट समझे बिना आप केबल्स, एफबीडी का लॉजिक नहीं फॉलो कर पाएंगे। यह समझना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इनके बीच में एक टेंशन मेंबर है। तो हमें समझना है कि इस टेंशन मेंबर की वजह से P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे फोर्स कैसे लगेगा। प्रैक्टिकली देखिए, मैं आपको समझाता हूं। सपोज ये पॉइंट है P, यानी मैंने यहां पे एक नेल गाड़ा, उस नेल को नाम दिया P। मैंने एक दूसरा नेल लिया, यहां पे दूसरा नेल गाड़ा, उस नेल को नाम दिया Q। अब मैंने इन दोनों नेल्स के बीच में, इन दोनों खिलों के बीच में लिया एक छोटा इलास्टिक। एक छोटा इलास्टिक लिया और उस इलास्टिक को मैंने खींचा और P और Q नेल में अटका दिया। प्रैक्टिकली इमेजिन करिए, एक नेल है P, एक नेल है Q, एक छोटा इलास्टिक, मैंने छोटा इलास्टिक खींचा और P और Q में अटका दिया। अब मैं कह सकता हूं बिटवीन P एंड Q देयर इज ए मेंबर इन टेंशन, क्योंकि वो इलास्टिक खिंच गया है तो इट इज इन टेंशन। तो लॉजिकली वो इलास्टिक क्या कोशिश कर रहा होगा? वो इलास्टिक कोशिश करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने की।
तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोशिश में वो P पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इस तरफ और Q पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इस तरफ। इसका मतलब अगर दो पॉइंट्स के बीच में एक टेंशन मेंबर हो, ध्यान से सुनिए, अगर दो पॉइंट्स के बीच में एक टेंशन मेंबर हो तो वो टेंशन मेंबर हम इमेजिन करते हैं कि एक इलास्टिक के जैसा है, यानी वो इलास्टिक कोशिश करेगा अपनी जगह पे वापस आने की, तो उस हिसाब से वो एक्सर्ट करेगा दोनों पॉइंट्स पे फोर्स। जैसे ये बात मैं ट्रस में समझा के दिखाता हूं आपको। जैसे मैं आपके भी बोलूं कि सी डी मेंबर जो है वो टेंशन में है, अगर मैं आपसे बोलूं सी डी मेंबर जो है वो टेंशन में है, तो आप इमेजिन करोगे कि सी डी के बीच में बंधा हुआ है एक इलास्टिक, यानी अगर ये मेंबर टेंशन में है तो टेंशन इज लाइक इलास्टिक। तो मैंने एक इलास्टिक लेके सी और डी में अटका दिया है, तो अब ये इलास्टिक क्या कोशिश करेगा? अपनी जगह पे वापस आने की। तो अपनी जगह पे वापस आने की कोशिश में ये सी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ध्यान से देखिए, ऐसा, और डी पे ये फोर्स एक्सर्ट करेगा ऐसा। यानी अगर मैं कंसिडर करूंगा एफबीडी ऑफ सी तो सी पे फोर्स ऐसा लगेगा, और एफबीडी ऑफ डी कंसिडर करूंगा तो फोर्स ऐसा लगेगा। एक और कंसेप्ट से समझते। सपोज मैंने दो बॉल ली और मैंने बोला इन दो बॉल्स के बीच में एक टेंशन मेंबर है। दो बॉल्स को मैंने कनेक्ट कर दिया बाय ए टेंशन मेंबर। तो जैसे ही मैं बोलूंगा मैंने कनेक्ट कर दिया बाय ए टेंशन मेंबर, आपके दिमाग में आ गया इसका मतलब मैंने कनेक्ट कर दिया है बाय एन इलास्टिक। तो वो इलास्टिक कोशिश क्या करेगा? अपनी जगह पे वापस आने की। तो अपनी जगह पे वापस आने की कोशिश में वो बॉल ए पे फोर्स एक्सर्ट करेगा ऐसा, और बी पे वो फोर्स एक्सर्ट करेगा ऐसा। अब ध्यान से समझिए कंसेप्ट ऑफ टेंशन के लिए कैसे बोला जाता है। हम इस तरह से बोलते हैं, व्हेन ए टेंशन मेंबर is connected between two points, when a tension member is connected between two points, then because of the tension member a force acts away from the body whose FBD we are considering। यानी हम जिस पॉइंट का करेंगे एफबीडी कंसिडर, ये टेंशन मेंबर की वजह से फोर्स लगेगा उससे अवे। जिसका एफबीडी कंसिडर कर रहे फोर्स लगेगा उससे अवे। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं, सिर्फ इमेजिन करने के लिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारे मेंबर टेंशन में हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये सारे मेंबर टेंशन में हैं, तो आप कैसे सोचोगे? आप समझ जाओगे कि ये सारे हैं इलास्टिक, और सारे इलास्टिक अपनी जगह पे वापस आने की कोशिश कर रहे होंगे। यानी ये इलास्टिक खिंचा हुआ है, ये इलास्टिक खिंचा हुआ है, सारे इलास्टिक खिंचे हुए हैं, और सारे इलास्टिक अपनी जगह पे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं ए जॉइंट का एफबीडी देखूं, यानी ए पे देखूं, ए ई की वजह से फोर्स कैसे लगेगा? तो ए पे लगेगा ऐसा और ई पे लगेगा ऐसा, क्योंकि ये एक इलास्टिक है, तो इलास्टिक खिंचा हुआ है, इट इज इन टेंशन, तो वो अपनी जगह पे वापस आने की कोशिश करेगा। ये लॉजिक हम यूज करेंगे while drawing free body diagrams। तो आप ध्यान रखिए,
टेंशन का मतलब होता है जिसका एफबीडी बना रहे हैं उससे अवे, मेंबर के अलोंग। फिर से यह स्टेटमेंट समझनी चाहिए। व्हेन ए टेंशन मेंबर इज कनेक्टेड बिटवीन टू बॉडीज, then because of the tension member a force acts away from the body whose FBD we are considering। यह हुआ कंसेप्ट ऑफ टेंशन। अब समझते हैं व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ कंप्रेशन। अब फिर से कंसीडर करते दो पॉइंट्स P एंड Q। अब इस बार इनके बीच में एक कंप्रेशन मेंबर है। तो आप सोचिए ये कंप्रेशन मेंबर मैंने कैसे डाला, ध्यान से समझिए। मैंने एक बड़ा सा स्प्रिंग लिया, इतना बड़ा स्प्रिंग, और उस स्प्रिंग को मैंने दबाया और इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दिया। यानी ये मेरा नेल P, ये मेरा नेल Q। मैंने एक बड़ा स्प्रिंग लिया, उसको कंप्रेस ऐसा किया और इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दिया। अब मैं कह सकता हूं बिटवीन P एंड Q देयर इज ए मेंबर इन कंप्रेशन। अब लॉजिकली ये कंप्रेशन मेंबर क्या कोशिश कर रहा है? ये कोशिश कर रहा है अपनी जगह पे वापस आने की। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोशिश में ये P पे फोर्स एक्सर्ट करेगा ऐसा, और Q पे फोर्स एक्सर्ट करेगा ऐसा। अब टेंशन और कंप्रेशन में फर्क देखिए। टेंशन का मतलब होता है जिसका हम एफबीडी बना रहे हैं, जिसका हम एफबीडी बना रहे हैं उस पे फोर्स लगता है उस पॉइंट से अवे। और कंप्रेशन का मतलब होता है हम जिसका एफबीडी बना रहे हैं उस पे लगता है उस पॉइंट के टुवर्ड्स। दैट मींस हमें दो कीवर्ड याद रखने हैं। टेंशन के लिए फोर्स एक्ट्स अवे, कंप्रेशन के लिए फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स। अब पहला क्वेश्चन समझने से पहले एक लास्ट लाइन बहुत ध्यान से समझिए। मुझे नहीं पता कि ट्रस स्ट्रक्चर में कौन टेंसाइल है और कौन कंप्रेसिव, यही तो मुझे निकालना है। मुझे नहीं पता कौन टेंसाइल कौन कंप्रेसिव, तो आई विल हैव टू स्टार्ट विद एन अजम्पशन। तो सिंपल अजम्पशन लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि सारे के सारे हैं टेंसाइल। आप सोचेंगे ये कैसा अजम्पशन है? अजम्पशन तो अजम्पशन है, हम कुछ भी अजम्पशन ले सकते हैं। जब अज्यूम ही करना है तो इजी अजम्पशन लेंगे ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। यानी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही ये अज्यूम कर लेंगे कि सारे के सारे मेंबर्स हैं टेंसाइल। इससे फायदा क्या होगा? पहली बात, जिस जॉइंट का भी हम एफबीडी बनाएंगे उस जॉइंट से हम एरो मार्क करेंगे अवे, क्योंकि टेंशन का मतलब होता है अवे। तो हमें हर बार यह सोचना नहीं पड़ेगा कि एरो अवे मार्क करें या टुवर्ड्स। यानी हमने अज्यूम कर लिया सारे के सारे मेंबर्स हैं टेंसाइल, तो सारे मेंबर्स की वजह से जॉइंट पे हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे अवे। दूसरा एडवांटेज, जो जो आंसर प्लस आएंगे इसका मतलब होगा हमारी अजम्पशन सही, और जो जो माइनस आएंगे इसका मतलब हमारी अजम्पशन सही नहीं। यानी सारे प्लस हो जाएंगे टेंसाइल, सारे माइनस हो जाएंगे कंप्रेसिव। तो ये कंसेप्ट समझ के अब हम स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। दैट मींस हमें समझ में आना चाहिए कंसेप्ट ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन। अगर यह बात आपको नहीं समझी है, एक बार वापस ये पार्ट देखिए, फिर क्वेश्चन पे जाइए, तब आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी ज्यादा अच्छी होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ द ट्रस स्ट्रक्चर यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स।
आज का वीडियो देखने से पहले आपने ट्रस्ट 1 का जो वीडियो था वो जरूर देखा होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्टली आप ये वीडियो मत देखिए, नहीं तो आपको ट्रस्ट का बैकग्राउंड नहीं पता चलेगा कि किस तरह से ट्रस्ट मेंबर में डेवलप होता है फोर्स। आज की क्लास के बाद आप किसी भी क्वेश्चन में, यानी ट्रस्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसमें मेथड ऑफ जॉइंट से निकाल सकने चाहिए हर मेंबर में कितना डेवलप हुआ फोर्स। जैसा मैं क्लास में हमेशा बोलता हूं, आप ये क्वेश्चन सीखने की कोशिश नहीं करिए, आप मेथड ऑफ जॉइंट्स मेथड सीखने की कोशिश करिए। एक बार आपको मेथड आ गया तो आप हर क्वेश्चन में वो मेथड अप्लाई कर सकेंगे और हर क्वेश्चन ट्रस्ट का सॉल्व कर पाएंगे। दैट मींस मेथड ऑफ जॉइंट से आप हर ट्रस्ट स्ट्रक्चर को फोर्स एनालिसिस कर सकेंगे। तो एक एक करके हम सीखेंगे क्या क्या है स्टेप्स किसी भी ट्रस्ट को सॉल्व करने के लिए यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स। ध्यान से देखते हैं। अब स्टेप 1 में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे whether this truss is a stable truss or not, यानी हम काउंट करेंगे इसमें कितने हैं नंबर ऑफ जॉइंट्स, हम काउंट करेंगे इसमें है कितने नंबर ऑफ मेंबर्स, फिर हमारे पास एक रिलेशन है, हम उससे चेक करेंगे whether this truss is a deficient truss, whether it is a perfect truss or it is a redundant truss। ध्यान से देखते कैसे। सबसे पहले मुझे बताइए इस ट्रस में टोटल कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5, यानी इस ट्रस में टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं 5। इसका मतलब मैं कह सकता हूं J इज इक्वल टू 5। अब काउंट करिए इस ट्रस्ट में कितने हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर्स गिनते 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 7। अब हमारा रिलेशन होता है n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, वेर n is the number of members and j is the number of joints। यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब ये ट्रस एक परफेक्ट ट्रस है और हमारे लोड लगाने के बाद ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे लोड्स को बैलेंस करने के कैपेबल है। तो सब्स्टिट्यूट करके देखते, तो हमारे पास यहां पे आया 7 इज इक्वल टू 2 इंटू जे, यानी 2 इंटू 5 माइनस 3, तो हमारे पास आ गया 7 इक्वल टू 7। इसका मतलब ये जो गिवन ट्रस है ये एक परफेक्ट ट्रस है। दैट मींस इन स्टेप 1 वी विल चेक वेदर द ट्रस गिवन इज ए परफेक्ट ट्रस और नॉट। उसके लिए हम निकालेंगे पहले ए जे, निकालेंगे एन और इस रिलेशन में पुट करके प्रूव कर देंगे दैट द ट्रस गिवन टू अस इज ए परफेक्ट ट्रस। अगर ये मैच नहीं होता तो क्या होता देखते। अब इस ट्रस स्ट्रक्चर में अगर मैं एक मेंबर रब कर दूं और मैं इस तरह की ट्रस बना दूं तो देखते इधर क्या क्या चेंज होगा। अब क्या होगा, हमारे जॉइंट्स तो रहेंगे 5, लेकिन हमारा एक मेंबर कम हो गया, इसका मतलब यह हो जाएगा 6। और अब जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 6 एंड ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा 7। इसका मतलब our n will become less than 2j minus 3. So if n is less than 2j minus 3, then we say that this truss is a deficient truss.
डेफिशिएंट ट्रस का मतलब होता है ये ट्रस ये लोड्स लेने के केपेबल नहीं है। अगर हम लोड लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। ऑब्वियसली जब हम ट्रस स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन कोलैप्स नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें उसमें कितने देने चाहिए मेंबर्स और कितने देने चाहिए जॉइंट्स। इसी तरह से अब मैं ये मेंबर वापस ले आता हूं। अब मैं क्या करता हूं, एक मेंबर इसमें बढ़ा देता हूं, यानी मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं। अब देखिए क्या फर्क आ गया। अब नंबर ऑफ जॉइंट्स तो रहे सेम, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स अब बन गए 8। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब अब मैं इधर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहां मेरे पास आ जाएगा 8 अगेन नॉट इक्वल टू 7। इसका मतलब नाउ n इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3। इफ n बिकम्स 2j माइनस 3, इसका मतलब है हमने जितने मेंबर्स दिए हैं वो जितने रिक्वायर्ड हैं उससे ज्यादा हैं, यानी ये मेंबर रिक्वायर्ड नहीं है। एंड दिस काइंड ऑफ ट्रस इज कॉल्ड ए रिडंडेंट ट्रस, यानी इस ट्रस को कहते हैं हम एक रिडंडेंट ट्रस, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रस। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे सिस्टम में ये दोनों तरह के ट्रसेस नॉर्मली डिजाइन में नहीं होंगे। हम जो सॉल्व करेंगे वो होंगे परफेक्ट ट्रसेस, यानी हमारे लिए हमेशा आना चाहिए n इज इक्वल टू 2j माइनस 3। अगर ये आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये है हमारी एक परफेक्ट ट्रस। और एक परफेक्ट ट्रस का फिर हम कर सकेंगे फोर्स एनालिसिस, यानी स्टेप 1 में आप हमेशा चेक करेंगे पहले whether the trust given to us is deficient or it is redundant or it is perfect. If the trust is a perfect trust, that means it can be analyzed and हम उसमें निकाल सकते हैं सारे forces। तो इस ट्रस्ट को अब मैं फिर से बना देता हूं एक परफेक्ट ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट जो दिख रही है ये हो गई मेरी एक परफेक्ट ट्रस्ट। अब इस ट्रस्ट में हम निकालना सीखेंगे हर मेंबर में कितना डेवलप हो रहा है फोर्स, और साथ में यह भी निकालना सीखेंगे कि वेदर वो फोर्स टेंसाइल है या कंप्रेसिव। तो स्टेप 2 देखते हैं। अब स्टेप 2 बोलता है रिप्लेस सपोर्ट्स बाय रिएक्शंस, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। जो मैं कह रहा हूं आप ध्यान से समझिए, आप ये क्वेश्चन सीखने की कोशिश नहीं करिए। मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं ये मेथड हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। दैट मींस आप एक पेपर पेन लेके बैठिए, सारे स्टेप्स लिखिए। एक बार आपने सारे स्टेप्स लिख लिए, वीडियो खत्म होने के बाद आप कोई एक दूसरा क्वेश्चन उठाइए और उसमें स्टेप्स लगाइए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो जो मैं स्टेप समझा रहा हूं आप वो स्टेप्स ध्यान से समझिए। तो स्टेप 2 में सबसे पहले अब हम निकालेंगे क्या डेवलप हो रहे हैं इन सपोर्ट्स पे रिएक्शंस। उसके लिए आपने रिएक्शंस का वीडियो देखा होना चाहिए। अब हमें पता है यहां पे रोलर है तो यहां पे एक रिएक्शन आएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसका मतलब इस रिएक्शन को ले लेते RC। अब यहां पे हिंज है, हमें पता है हिंज इज केपेबल ऑफ गिविंग 2 रिएक्शंस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यानी यहां पे आ जाएगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। और अब आप अच्छे से समझते हैं
डायरेक्शन ऑफ एरो इज जस्ट एन अजम्पशन। अब इसको ले लेते हम AY, इसको ले लेते हम AX। यानी ट्रस्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, आप स्टेप 1 में सबसे पहले प्रूव करिए दैट द ट्रस्ट इज ए स्टेबल ट्रस्ट, यानी साबित करिए n इज इक्वल टू 2j माइनस 3। एक बार आपने ये कर लिया, अब स्टेप 2 में सपोर्ट्स को रिप्लेस करिए बाय रिएक्शंस और अप्लाई करिए अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस और निकाल लीजिए वैल्यूज ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसमें किया हमने सिग्मा fx इक्वल टू 0। अब सिग्मा fx इक्वल टू 0 किया तो मेरी इक्वेशन बनेगी ax प्लस 20 इक्वल टू 0। और तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, तो यहां से मेरे पास आ गया ax इज इक्वल टू -20। एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने जानबूझ के आपको समझाने के लिए ax की डायरेक्शन ऐसी अज्यूम करी ताकि रिएक्शन नेगेटिव आए, ताकि मैं आपको यह समझा सकूं कि अगर आंसर नेगेटिव आता है तो उसको वही इंटरप्रेट नहीं करते। अगर आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में कोई डायरेक्शन अज्यूम करी है तो आप क्वेश्चन के एंड तक उसी अजम्पशन के साथ प्रोसीड करते हैं, यानी आंसर प्लस आए तो उसको प्लस रखते हैं, माइनस आए तो उसको माइनस रखते हैं। तो अभी मैं कुछ नहीं करूंगा इंटरप्रेट, मैं बोलूंगा x इक्वल टू -20। अब दूसरी कंडीशन पुट करेंगे, सिग्मा fy इक्वल टू 0। अब सिग्मा fy इक्वल टू 0 पुट किया तो मेरी इक्वेशन बनेगी ay -100 -40 प्लस RC इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो मेरे पास आ जाएगा AY प्लस RC विल बी इक्वल टू 140। लेकिन इसमें से हमारे पास कुछ आने वाला नहीं है। ऑब्वियसली हम समझते हैं पहला आंसर हमेशा मोमेंट से आता है। अब इसमें मोमेंट लेते, बहुत ध्यान से देखिएगा, मोमेंट लेना आपको आना चाहिए। अब इसमें मोमेंट लेते हम अबाउट पॉइंट A। अगर पॉइंट A के अबाउट मोमेंट लिया और उसको पुट किया इक्वल टू 0, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो मोमेंट अबाउट A की इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देखिए, 100 इंटू 1.5 एंड दिस इज क्लॉकवाइज। आगे देखते, प्लस 40 इंटू 4.5। आगे देखते, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस 20 इंटू और ये डिस्टेंस दिया है 4, तो 20 इंटू 4। आगे देखिए, माइनस RC इंटू 6 इक्वल टू 0। यानी स्टेप 1 में आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस, सिग्मा fx0, सिग्मा fy0 एंड सिग्मा m0, और निकाल लेंगे वैल्यूज ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। अब इस इक्वेशन में अननोन है केवल RC, तो हमारे पास यहां से RC आ जाएगा, और RC आ गया तो RC हम यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा AY। यानी स्टेप 1 में हमारे पास आ गई RC, AY और AX की वैल्यू। यानी स्टेप 1 में हमारे पास आ गए सपोर्ट रिएक्शंस। अब याद रखिए, प्लस आए तो प्लस रहने दीजिए, माइनस आए तो माइनस रहने दीजिए। अभी फिलहाल उसको इंटरप्रेट मत करिए।
तो मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके लिखता हूं वैल्यू ऑफ आरसी एंड एवाई। तो कैल्सी में सॉल्व करके मेरे पास आया आरसी इक्वल टू 68.33, एवाई इक्वल टू 71.66। तो मैं सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यूज यहां लिख लेता हूं, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। इसका मतलब ये हो गया 68.33, ये हो गया AY इक्वल टू 71.67, और यहां से मेरे पास आ गया AX इक्वल टू -20। यानी स्टेप 1 में मैंने निकाल लिए, सॉरी स्टेप 2 में मैंने निकाल लिए क्या है, सपोर्ट रिएक्शंस। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं। स्टेप 1 में आप चेक करेंगे और प्रूव करेंगे दैट n इज इक्वल टू 2j -3। ये प्रूव करने के बाद आपकी ट्रस हो जाएगी एक स्टेबल ट्रस। इसका मतलब वो एक परफेक्ट ट्रस है जो लोड्स लेने के केपेबल है। अब स्टेप 2 में आप सपोर्ट्स को हटाएंगे बाय रिएक्शंस, अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस और निकाल लेंगे सपोर्ट रिएक्शंस। प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, उनको इंटरप्रेट नहीं करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको वैसी की वैसी लिख देंगे और हमारा स्टेप 2 खत्म। अब स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 से एक्चुअल सॉल्विंग शुरू होती है ट्रस की। तो समझते क्या होगा स्टेप 3। अब स्टेप 3 बोलता है लुक फॉर ए जॉइंट विच हैज 2 अननोन फोर्स मेंबर्स कनेक्टेड टू इट। यानी स्टेप 3 बोलता है कि अब इस स्ट्रक्चर में एक ऐसा जॉइंट ढूंढो जिससे 2 अननोन मेंबर्स कनेक्टेड हैं। फिलहाल तो सारे ही अननोन हैं, तो हम ऐसा जॉइंट ढूंढेंगे जिससे 2 अननोन मेंबर्स कनेक्टेड हैं और अब उस जॉइंट का ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो बताइए इसमें कौन सा ऐसा जॉइंट है जिससे 2 अननोन मेंबर्स कनेक्टेड है? डी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, डी नहीं है। डी में 3 अननोन मेंबर कनेक्टेड हैं। ई के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, समझ में आना चाहिए, ई से भी 3 अननोन मेंबर कनेक्टेड हैं। बी के बारे में क्या ख्याल है? बी में तो 4 अननोन कनेक्टेड है, 1 2 3 4। इसका मतलब स्टेप 2 के अकॉर्डिंग हम बी, डी या ई पॉइंट ढूंढ नहीं रहे। अच्छा, सी देखते, सी में कितने अननोन मेंबर्स कनेक्टेड हैं? यानी हम ढूंढ रहे हैं पॉइंट सी, क्योंकि इससे कनेक्टेड है केवल 2 मेंबर्स और फिलहाल ये दोनों हैं अननोन। फिर ए के बारे में आपका क्या ख्याल है? ए से भी 2 अननोन मेंबर्स कनेक्टेड हैं और ये 2 अननोन हैं। इसका मतलब स्टेप 3 के अकॉर्डिंग हम ढूंढ रहे हैं पॉइंट सी या पॉइंट ए। इसका मतलब है हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं आइदर फ्रॉम पॉइंट सी और फ्रॉम पॉइंट ए। आप ये क्वेश्चन नहीं समझिए, आप ट्रस सॉल्व करने का मेथड समझिए। पहला स्टेप है प्रूव करिए n इज इक्वल टू 2j -3 और प्रूव कर दीजिए दैट द ट्रस इज स्टेबल। स्टेप 2 अप्लाई करिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस, यानी सपोर्ट्स को हटाइए, अप्लाई करिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस और निकाल लीजिए सपोर्ट रिएक्शंस। रिएक्शंस आपको निकालने आने चाहिए। एक बार रिएक्शंस आ गए, अब ट्रस में स्टेप 3 में आप ढूंढिए कौन सा ऐसा जॉइंट है जिससे 2 अननोन मेंबर्स कनेक्टेड है। अब उसका ड्रॉ करिए फ्री बॉडी डायग्राम और उस पर अप्लाई करिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इस क्वेश्चन में जब हमने ढूंढा तो हमें मिला सी और ए। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना फ्रॉम पॉइंट सी। तो सी का हम अलग से यहां ड्रॉ करते फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान से देखिए, तो ये है मेरा जॉइंट सी।
अब इस जॉइंट सी पे क्या क्या लग रहा है? इस जॉइंट सी पे नीचे से एक रिएक्शन आ रहा है विच इज 68.33 और दो मेंबर्स इससे कनेक्टेड हैं बीसी और सीडी। तो इन दो मेंबर्स की वजह से सी पे फोर्स आएगा, ऐसा और ऐसा। अब ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों फोर्सेस का एरो हम लेंगे सी से अवे, और जब हम एरो अवे लेते हैं जिसका हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इसका मतलब होता है हम उस मेंबर को अज्यूम करते हैं टेंसाइल। यानी जब हम अज्यूम करते हैं कि मेंबर इज इन टेंशन, तो उसकी वजह से जो एरो आता है वो आता है उस पॉइंट से अवे जिसका हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये मेंबर हो गया एफ सी डी, ये मेंबर हो गया एफ बी सी, और मैथ्स लगा के हमें निकालना पड़ेगा ये वाला एंगल। ध्यान से देखिए, ये हाइट हुई 4 और ये हुआ 1.5, तो कैलकुलेटर में हम ये एंगल निकाल सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 1.5, तो ये एंगल आ जाता है 16। अब ध्यान से समझिए स्टेप 3। स्टेप 3 बोलता है अब ऐसे जॉइंट का एफबीडी बनाइए जिससे दो अननोन्स कनेक्टेड हैं। हर क्वेश्चन में ये स्टेप 3 एप्लीकेबल होगा। यानी आप ऐसा जॉइंट ढूंढोगे जिसपे दो अननोन मेंबर्स कनेक्टेड हैं, उसका ड्रॉ करोगे अलग से फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है अब आप उस जॉइंट पे दिखाओगे लग रहे हैं कैसे फोर्सेस। अब जॉइंट सी पे नीचे से तो रिएक्शन आ रहा है और हमें नहीं पता कि ये मेंबर्स टेंशन में है या कंप्रेशन। तो जैसा मैंने वीडियो में स्टार्ट में आपको समझाया कि कैसे हम अज्यूम करते हैं मेंबर्स को टेंसाइल और उसकी वजह से हम कैसे मार्क करते हैं एरो, तो हमने समझा था कि हम सारे मेंबर्स को अज्यूम कर लेंगे टेंसाइल और हर मेंबर की वजह से अब जब एफबीडी बनाएंगे जॉइंट का तो मार्क करेंगे एरो अवे। तो हमने अवे एरो मार्क कर लिया जैसा हमने स्टार्टिंग में समझा था। अब इस स्टेप के अकॉर्डिंग इस जॉइंट पे अब हम अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस, दैट मींस सिग्मा fx0 एंड सिग्मा fy0। ध्यान से देखते, तो सिग्मा fx0 पुट किया तो हमारी इक्वेशन बनेगी माइनस एफ बी सी माइनस एफ सी डी कॉस 69.33 इक्वल टू 0। दो अननोन है, कुछ आने वाला नहीं है। अब सिग्मा एफ वाई किया तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन बनेगी एफ सी डी साइन 69.33 प्लस 68.33 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, इसमें केवल एक अननोन है। कैल्सी में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहां से एफ सी डी। तो मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करके वैल्यू लिखता हूं। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करके हमारे पास आया एफ सी डी इज माइनस 73.03। ये इधर गया तो माइनस हो गया। अब बहुत ध्यान से सुनिए, इसको इंटरप्रेट नहीं करिए। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, कोई वैल्यू प्लस आती है तो उसको प्लस रहने दीजिए, माइनस आती है तो माइनस रहने दीजिए। जो भी इंटरप्रिटेशन हम करेंगे वो करेंगे पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद। यानी ये वैल्यू आ गई एफ सी डी की, अब ये वैल्यू एज इट इज इधर पुट कर देंगे और इधर पुट करके निकाल लेंगे एफ बी सी। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करके हमारे पास एफ बी सी आया। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करके हमारे पास आया
FBC इज इक्वल टू 25.77, यानी ये हमारे पास आया माइनस, ये हमारे पास आया प्लस। कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे अभी, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब हमारे पास इस स्ट्रक्चर में दो वैल्यूज आ गई। अभी हम भले इंटरप्रेट नहीं कर रहे, लेकिन हम समझ गए इसमें तो हमारी अजम्पशन सही हुई है, यानी ये तो है टेंसाइल और ये है कंप्रेसिव, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे हम पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद। अब डायग्राम में जाइए और जो दो वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली हैं उनको स्क्रैच कर दीजिए। ये करने से ट्रैक रहता है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई और कौन सी वैल्यू रह गई, और ये करने के बाद खत्म हो गया हमारा स्टेप 3। अब ध्यान से रिवाइज करते जल्दी से तीनों स्टेप। स्टेप 1 हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, हमने प्रूव कर दिया स्टेबल ट्रस है। स्टेप 2 में हम सपोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे, यानी अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस और रिएक्शंस निकाल लेंगे, और रिएक्शंस को वैसे का वैसा लिख देंगे, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। तीसरे स्टेप में हम एक ऐसा जॉइंट ढूंढेंगे जिसपे दो अननोन मेंबर्स कनेक्टेड हैं, उस जॉइंट का ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, उस पे अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस और दो वैल्यूज निकाल लेंगे। दो वैल्यूज जो आएंगी उनको वैसा ही छोड़ देंगे, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। और एफबीडी बनाते समय हम अजम्पशन लेंगे दैट ऑल मेंबर्स आर टेंसाइल, तो सारे मेंबर्स की वजह से एफबीडी बनाते समय उसका एरो मार्क करेंगे जॉइंट से अवे। अब अगला स्टेप देखते, स्टेप 4। अब स्टेप 4 बोलता है अगेन लुक फॉर ए जॉइंट विच हैज टू अननोन मेंबर्स कनेक्टेड टू इट, ड्रॉ एफबीडी ऑफ दैट जॉइंट, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस। यानी अब हमें फिर से ऐसा जॉइंट ढूंढना है जिसपे दो अननोन मेंबर्स कनेक्टेड हैं, उसका ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम और उस पे अप्लाई करनी है अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो बताइए कौन सा जॉइंट? जॉइंट ए, वो तो हमारे पास पहले भी था, यानी हमने शुरू किया था जॉइंट सी से, अब नेक्स्ट ले सकते हैं हम जॉइंट ए। ध्यान से सोच के बताइए, क्या जॉइंट डी ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि जॉइंट डी पे भी अब दो अननोन रह गए, क्योंकि ये अननोन नहीं है, अब ये नोन है। और हमारा स्टेप बोलता है दैट वी हैव टू लुक फॉर ए जॉइंट विच हैज टू अननोन मेंबर्स कनेक्टेड टू इट। यानी हमारे पास फिर से चॉइस है, या तो ए या डी। हम हमेशा यह तय करेंगे कि अगर हमारे पास चॉइस है तो कौन सा जॉइंट लेना इजी है, उस जॉइंट पे अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इसमें डी से ज्यादा इजी लग रहा है ए। जैसे ए और सी में मुझे ज्यादा लगा, इजी लगा सी, तो पहले मैंने सी लिया। अब डी और ए में मुझे ज्यादा इजी लग रहा है ए, तो अब ए का ड्रॉ करेंगे एफबीडी और उस पे अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो देखते कैसा एफबीडी बनेगा। अब ए का मतलब है मैं जॉइंट ए अलग से ड्रॉ कर लूंगा। अब जॉइंट ए पे इधर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है ए वाई विच इज 71.67। ध्यान से देखिए, इधर से इस तरफ आ रहा है ए एक्स विच इज इक्वल टू -20। जो है उसको वैसे का वैसा ले लूंगा, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब इससे दो मेंबर्स कनेक्टेड हैं, एफ ए बी और एफ ए ई। और हमने तो अज्यूम किया है कि सारे के सारे मेंबर्स हैं टेंसाइल, तो इसका एरो भी मार्क कर देंगे अवे, इसका एरो भी मार्क कर देंगे अवे, और मैथ्स लगा के ये एंगल
हमारे पास फिर से आ जाता है 69.33। ये और ये एंगल तो सेम ही आएंगे हमारे पास। अब ये बन गया मेरा जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस जॉइंट पे हम अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस, दैट मीन सिग्मा fx0 एंड सिग्मा fy0, और वो अप्लाई करके हमारे पास आ जाएगी ये दो मेंबर्स यानी FAB और FAE की वैल्यू। जो भी वैल्यू आएगी उसको वैसे का वैसा छोड़ेंगे, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ध्यान से देखिए, सबसे पहला सिग्मा fx इक्वल टू 0। अब सिग्मा fx किया तो अब ध्यान से देखिए, प्लस माइनस की गलती नहीं करिएगा। सिग्मा fx किया तो मेरी इक्वेशन बनेगी ax प्लस fab प्लस FAE cos 69.33 इक्वल टू 0। यानी मैंने इस जॉइंट पे पहली कंडीशन अप्लाई कर दी, सिग्मा fx इक्वल टू 0, लेकिन इसमें तो दो अननोन है। मैं x की वैल्यू पुट भी कर दूंगा तो भी दो अननोन है। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करते, सिग्मा fy इक्वल टू 0। ध्यान से देखते, सिग्मा fy किया तो हमारी इक्वेशन बनेगी 71.67 प्लस FAE साइन 69.33 इक्वल टू 0। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसमें अननोन है केवल FAE। कैल्सियम में पुट करूंगा, निकाल लूंगा FAE, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। एक बार FAE आ गया, अब FAE की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा, AX की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा। इसमें अननोन होगा केवल FAB, और मेरे पास दो वैल्यूज और आ गई, यानी मेरे पास आ गया यहां से FAE और मेरे पास यहां से आ गया FAB। अब जो भी वैल्यू आएगी इसको वैसे का वैसे लिख दूंगा, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करके मैं वैल्यू लिख देता हूं। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करके मेरे पास आया FAE इक्वल टू -76.6, FAB इक्वल टू 47.03। कुछ इंटरप्रेट नहीं करूंगा, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। लेकिन मैं समझ गया हूं, ये है टेंसाइल, ये है कंप्रेसिव। ये सारा इंटरप्रिटेशन मैं करूंगा लास्ट में, पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद। अब डायग्राम में जाऊंगा और जो दो वैल्यूज आ गई हैं इनको फिर से स्क्रैच कर दूंगा, यानी मेरे पास ये और ये आ गया, और मेरा ये स्टेप भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते क्या बोलता है। अब नेक्स्ट स्टेप बोलता है, अगेन लुक फॉर ए जॉइंट विच हैज टू अननोन मेंबर्स। अच्छा मुझे बताइए, हर बार हम ये क्यों बोलते हैं लुक फॉर ए जॉइंट विच हैज टू अननोन मेंबर्स कनेक्टेड टू इट? क्योंकि हमारे पास दो ही इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं। जब हम किसी जॉइंट का एफबीडी बनाते हैं तो हम उसमें मूवमेंट नहीं ले सकते, तो हमारी दो ही इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं, fx और fy। इसलिए क्वेश्चन हर बार बोलता है, हर बार हमारा स्टेप बोलता है, लुक फॉर ए जॉइंट विच हैज टू अननोन फोर्स मेंबर्स कनेक्टेड टू इट। अब फिर से हम ढूंढते ऐसा जॉइंट जिसमें दो अननोन मेंबर कनेक्टेड हैं। तो बताइए जॉइंट डी के बारे में आपका क्या ख्याल है? 1-2, यानी जॉइंट डी हम ले सकते हैं। जॉइंट ई के बारे में आपका क्या ख्याल है? 2, यानी जॉइंट ई भी हम ले सकते हैं। जॉइंट बी के बारे में क्या ख्याल है? इसमें भी 2। इसका मतलब अब जितने जॉइंट्स बचे हैं सब पे अननोन है केवल 2। तो हम किसी भी जॉइंट का अब ड्रॉ कर सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम और उस पे अप्लाई कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो अब हम देखते
कि इन तीनों में से सबसे इजी जॉइंट कौन सा लग रहा है, उस जॉइंट का ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम और उस पे अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो कंसिडर करते एफबीडी ऑफ जॉइंट ई। हमारे पास चॉइस है, हम तीनों में से कोई भी ले सकते थे, लेकिन हम कंसिडर करते हैं एफबीडी ऑफ जॉइंट ई। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से बच्चे गलती कर जाते हैं, यहां से बच्चे गलती कर जाते हैं प्लस और माइनस की और एरो की डायरेक्शन की। ध्यान से समझिएगा, एफबीडी ऑफ जॉइंट ई का मतलब है ई को हमने ड्रॉ किया अलग से। अब ई पे किस किस की वजह से फोर्स लग रहा है यहां पे, एक तो ऊपर से नीचे की तरफ इस पे लग रहा है 100, ये वाला, और अब इस पे 3 फोर्सेस लगेंगे इन 3 मेंबर्स की वजह से, एक ये वाला मेंबर, एक ये वाला मेंबर और एक ये वाला मेंबर। बस अब आपको ध्यान देना है, हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही अज्यूम कर लिया है कि सारे के सारे हैं टेंसाइल, और मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि जब हम कोई एक बार शुरू में अजम्पशन ले लेते हैं तो हम बीच में अपनी अजम्पशन चेंज नहीं करते, और जो वैल्यू प्लस आई है उसको प्लस लेते और जो माइनस आई है उसको माइनस लेते। इसका मतलब हमने क्या अज्यूम किया है, सारे के सारे हैं टेंसाइल, चाहे वो नोन हो चाहे अननोन, हमारी अजम्पशन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब सबका एरो हम मार्क करेंगे अवे, यानी जिसका एफबीडी बना रहे उससे अवे। तो ये बन जाएगा मेंबर एफ डीई, ये बन जाएगा मेंबर एफ बीई, और ये मेंबर बन जाएगा एफ एई। और एई अननोन नहीं है, वो नोन है, तो हम इसकी वैल्यू लेंगे वैसी की वैसी। इसका मतलब ये वैल्यू है -76.6। बस ट्रसेस में यही ट्रिक है, आप ये ट्रिक समझ जाओगे तो आपकी गलती नहीं होगी। 2 बातें याद रखो। पहली बात, आपने स्टार्टिंग में एक बार जो अजम्पशन कर ली वो एंड तक आपको अजम्पशन कंटिन्यू करनी है, यानी स्टार्टिंग में आपने अज्यूम कर लिया है कि सारे के सारे मेंबर्स हैं टेंसाइल और सबका एरो आप मार्क करोगे अवे। अब क्वेश्चन खत्म होने तक आप ये बात लागू रखोगे, यानी सारे मेंबर्स का एरो मार्क करोगे अवे। दूसरी बात आप ध्यान रखोगे कि कोई वैल्यू पॉजिटिव आई तो उसको पॉजिटिव पुट करोगे, नेगेटिव आई तो नेगेटिव पुट करोगे, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में आप अपनी अजम्पशन चेंज नहीं करते। अब ये बन गया एफबीडी ऑफ जॉइंट ई। एंगल्स मार्क कर लेते, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो इस एंगल के बराबर होगा, तो ये एंगल था 69.33, तो ये एंगल भी है 69.33। ये हमें मैथ से मिल जाता है। अब इस जॉइंट पे अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस, यानी सबसे पहली सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, ट्रसेस में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं प्लस और माइनस की, उनको सब्स्टिट्यूशन में प्लस माइनस की गलती कर देते हैं। आप केयरफुली देखो मैं कैसे सब्स्टिट्यूट करता हूं। अब सिग्मा एफ एक्स किया तो मेरी इक्वेशन बनेगी, पहले मैं इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एफ ए ई बनाऊंगा और बाद में पुट करूंगा एफ ए ई की वैल्यू, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मेरी सिग्मा एफ एक्स इक्वेशन बनेगी -एफ ए ई कॉस 69.33 प्लस एफ डीई प्लस एफ बीई कॉस 69.33 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में अननोन 2 हैं, एफ ए ई भले मुझे मालूम है लेकिन 2 अननोन है, तो कोई आंसर आने वाला नहीं है। दूसरी कंडीशन पुट करेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0।
अब सिग्मा एफ वाई किया तो हमारी इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देखो, -100 माइनस एफ ए ई साइन 69.33 माइनस एफ बीई साइन 69.33 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में मेरे पास एफ ई ए ई मालूम है, मेरे को एफ ए ई मालूम है, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो इसमें अननोन रह जाएगा केवल एफ बीई। तो मेरे पास यहां से सॉल्व करके आ जाएगा एफ बीई, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब जो वैल्यू इसकी आएगी उसको एज इट इज इसमें पुट कर दूंगा, यानी एफ बी की वैल्यू और एफ ए की वैल्यू, तो इसमें अननोन रह जाएगा एफ डी। तो सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा यहां से एफ डी और मेरे पास 2 की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर में सॉल्व करके मैं ये वैल्यू लिख देता हूं। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करके हमारे पास आया एफ बी -30.279 एंड एफ डी -16.35। अभी इंटरप्रेट नहीं करेंगे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब डायग्राम में जाएंगे और जो 2 वैल्यूज हमने निकाली हैं उनको फिर से कट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया एफ डी और एफ बीई। बस अब लास्ट बचा एफ बी डी। अब हमारा स्टेप जो है वो बोलता है वी हैव टू लुक फॉर ए जॉइंट विच हैज 2 अननोन्स। यहां पे इस बात का मतलब होता है ए मैक्सिमम ऑफ 2 अननोन्स, यानी अगर इस जॉइंट को हम ले तो इस पे तो एक ही अननोन है, तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप फिर से अप्लाई करते, अब कंसीडर कर लेते एफबीडी ऑफ जॉइंट बी। अब जॉइंट बी के एफबीडी में हमें क्या दिखेगा? अब देखिए मैं एफबीडी कैसे बनाता हूं। आपको एफबीडी इस तरह से फास्ट बनाना आना चाहिए। सबसे पहले आपको रटा हुआ है, सारे मेंबर्स हमने अज्यूम किए हैं टेंसाइल, तो सबका एरो जाएगा उस जॉइंट से अवे। तो बिना सोचे सारे मेंबर्स का एरो मार्क कर दीजिए अवे, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि सारे के सारे हैं टेंसाइल। अब सबकी नेमिंग कर लीजिए, ये है एफ बी सी, ये है एफ बी डी, ये है एफ बी ई और ये है एफ ए बी। अब जो नोन है उनकी वैल्यू लिख लीजिए, वैसी की वैसी, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब इसमें से नोन कौन कौन है? 3 नोन है, बीसी नोन है, तो बीसी की वैल्यू है, लिख लीजिए 25.77 एफबीडी हमें निकालना है। बीई की वैल्यू है जैसी की जैसी वैसे लिख देंगे -30.279 और ए बी की वैल्यू जैसी है वैसी लिख देंगे 47.03 और ये एंगल है 69.33, ये एंगल भी है 69.33। बन गया इस जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस जॉइंट पे अप्लाई कर लेंगे अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस, यानी सिग्मा fx0 सिग्मा fy0 और निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ एफ बी डी। एक बार हमारे पास एफ बी डी की वैल्यू आ गई, अब हमारी सारी वैल्यूज आ गई। अब बारी है इंटरप्रिटेशन की। ये वैल्यू मैं लास्ट में लिख देता हूं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके, पहले समझ लेते। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, अब हम इंटरप्रिटेशन के लिए तैयार हैं। यानी अब जो वैल्यूज आई प्लस वो है टेंसाइल और जो वैल्यूज आई माइनस वो है कंप्रेसिव। तो हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल में सारी वैल्यूज देंगे विद मैग्नीट्यूड और उसका नेचर। तो पहले मैं कैलकुलेट करके ये वैल्यू लिख देता हूं, फिर हम टेबल बनाना सीखते हैं। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करके हमारे पास आया एफ बी डी इज इक्वल टू 30.279 और हमारे पास ये लास्ट वैल्यू भी आ गई। अब
हम इंटरप्रिटेशन करने के लिए तैयार हैं। यानी अब हमें पता है कि जो जो आंसर्स हमारे प्लस आए वो हैं टेंसाइल और जो जो माइनस आए वो हैं कंप्रेसिव। तो ये इंटरप्रिटेशन अब हम करेंगे क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो टेबल बनाना सीखते हैं। तो टेबल में हमारे टर्म्स होंगे मेंबर, फोर्स और नेचर। तो देखिए टेबल में एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले मेंबर है BE। अब इसमें फोर्स कितना है, ध्यान से देखिए। अब यहां लिखते समय माइनस मत लिखिए क्योंकि ये तो उसकी वैल्यू है। माइनस हमें बता रहा है हमारे अजम्पशन के हिसाब से कि इट इज नॉट टेंसाइल, इट इज कंप्रेसिव। तो इसकी वैल्यू है 30.279 और ये है इन न्यूटन। एंड माइनस बता रहा है कि दिस इज कंप्रेसिव। तो लास्ट में टेबल में हम इस तरह करते हैं सबकी एंट्री। अगला DE इज इक्वल टू तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। दैट मींस ये हमने निकाल लिया सब मेंबर्स में फोर्स और ये है उनका नेचर। यानी T इज इंडिकेटिंग टेंसाइल एंड C इज इंडिकेटिंग कंप्रेसिव। इस तरह से हम मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज करके किसी भी ट्रस स्ट्रक्चर में हर मेंबर में निकाल सकते हैं फोर्स और निकाल सकते हैं क्या है उसका नेचर। एक बार जल्दी से स्टेप्स रिवाइज करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले n इज इक्वल टू 2j माइनस 3। हम चेक करते वेदर ट्रस इज ए परफेक्ट ट्रस और नॉट। स्टेप 2, हम कैलकुलेट कर लेते सपोर्ट रिएक्शंस। एक बार जो हमने रिएक्शन की डायरेक्शन अज्यूम कर ली उसको चेंज नहीं करते, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। अब स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा जॉइंट ढूंढते जिसपे दो अननोन मेंबर्स कनेक्टेड हैं, उसका एफबीडी बनाते और एफबीडी बनाते समय मेंबर्स का एरो मार्क करते उस जॉइंट से अवे, क्योंकि हमने उनको अज्यूम किया है टेंसाइल। अब एक बार उस जॉइंट का एफबीडी बन गया, उस पे अप्लाई करते इक्विलिब्रियम कंडीशंस और दो वैल्यूज निकाल लेते। डायग्राम में जाते उन दो वैल्यूज को कट कर देते। अब फिर से ऐसा जॉइंट ढूंढते जिसपे दो अननोन्स हैं, उस जॉइंट का ड्रॉ करते एफबीडी, उस पे अप्लाई करते इक्विलिब्रियम कंडीशंस। बस दो बातें याद रखते, जब किसी जॉइंट का एफबीडी बनाते तो मेंबर की वजह से एरो हमेशा मार्क करते अवे फ्रॉम द जॉइंट जिसका हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और अगर उनमें से कोई वैल्यू नोन है तो उसकी वैल्यू एज इट इज पुट करते, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। इस तरह से एक एक जॉइंट लेते जाते, उस पे अप्लाई करते जाते इक्विलिब्रियम कंडीशंस, यानी सिग्मा fx0 सिग्मा fy0 और सारी वैल्यूज निकाल लेते एंड सॉल्व करते समय बीच में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करते, यानी जो प्लस आता उसको प्लस रहने देते, जो माइनस आता उसको माइनस रहने देते और इंटरप्रिटेशन करते पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद। और लास्ट में टेबल बना के दिखा देते किस मेंबर में क्या वैल्यू है और क्या है उसका नेचर।